बात करेंगे अब एडियाबैटिक प्रोसेस की। ठीक है, सो जैसे हमने आइसोथर्मल कर लिया, तो अब हम बात करेंगे ऑपरेशंस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एक जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन की। हाँ, कोई कुछ कह रहा है मुझे जो है। हाँ बोलो, एनीथिंग, कुछ कहना है किसी को उधर? अच्छा, सुने अब बात। अगेन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन में सिचुएशन तो यही है कि यहां पर जो है m0 मास की सैंड है, ठीक है, यहां पर आइडियल गैस है, ये उसका इनिशियल वॉल्यूम है, और जब हम सैंड उठाते जाएंगे तो ये उसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में सिर्फ इतना डिफरेंस आ जाता है कि हीट इज नॉट अलाउड टू गो इन और कम आउट, है ना। हीट का एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नॉट अलाउड। ये एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है बात आ जाती है, देख लीजिए। सो हम सबसे पहले लिख सकते हैं यहां पर कि फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस delta Q is equal to 0 and from first law of thermodynamics, FLOT, first law of thermodynamics, we can say कि यहां पर डेल्टा U is equal to डेल्टा Q प्लस डेल्टा W, ठीक है। अच्छा सुन ले, यहां पर मैं थोड़ी सी बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ आपको थोड़ा सा प्रीवियस चीजों में और ऐड करना चाहता हूं। दैट इज, आपको याद होगा, ठीक है, यहां पे मैं रोक रहा हूं, एक टर्म की मुझे जरूरत है, पहले मैं उसको बता दूं, फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। दैट इज, हमने किया था टर्म मोलर हीट कैपेसिटी, जिसमें हमने लिखा था दैट इज सी, और हमने लिखा था कि C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, लिखा था कि नहीं? Q वहां पे स्मॉल लिखा होगा, यहां पे मैं कैपिटल लिख रहा हूं, बट ये चीज हमने लिखी थी, है ना। अच्छा, अब जो इसका मतलब ये हो गया कि जो DQ है वो NC डेल्टा T तो हो ही गया,
सही है बात? अच्छा, जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो दो तरह की होती है। वन इज CP, that is molar heat capacity at constant volume. मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे में इसको हम बोल देंगे डेल्टा क्यूपी, क्योंकि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा क्यूपी, सॉरी, हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हम डेल्टा क्यूपी कहेंगे। इट इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। बोलो सही लिखा कि नहीं भाई? इट इज हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर ना, सो उसको डेल्टा क्यूपी लिख दिया हमने, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू एनसीपी डेल्टा टी। सीपी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट पीरियड प्रेशर। मेरा ध्यान ऐसे ही, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? दिस डेल्टा क्यूपी इज कॉल्ड डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी चेंज। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एंथैल्पी तो हम पढ़ते आए हैं। सो हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड डेल्टा एच, और वैसे ही हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेल्टा ई, जो मैंने कराया था। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन लिखाई थी ना, अल्टरनेटिव भी लिखाई थी कि एक ही लिखाई थी? एक ही लिखाई थी। तो चलिए, मतलब इसकी एक और डेफिनेशन है, दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी। ये अल्टरनेटिव डेफिनेशन है, यहीं पे बात आ जाएगी। तो जैसे जो दूसरी टर्म है दैट इज सीवी, सो सीवी इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो डेल्टा क्यूबी is equal to n CV delta T. So that is delta U, internal energy, which is internal energy change, delta U. That's ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इन्हीं चीजों से। सो इसका मतलब डेल्टा U जो हो गया NCV डेल्टा T हो गया। सो इट इज NCV डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा क्यूब माइनस पी डेल्टा वी। लिख सकते हैं कि नहीं? W इज माइनस पी डेल्टा वी। समझ आ रहा है ऑनलाइन वालों को? समझ आ रही है बात? ओके, सो अब क्लियर दिख रहा है आपको? अच्छा, अब आप देखें, सो डेल्टा क्यू तो जीरो ही है हमने कहा इसमें। सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं कि एन सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। और जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, सो वी कैन राइट एन सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एन आर टी अपॉन वी इंटू डेल्टा वी। ये क्या किया हमने? क्योंकि P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, पी बी इज इक्वल टू एन आर टी ना, तो P इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी लिख दिया हम, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तो जब इसको हम यहां पर n से n को तो काट ही सकते हैं,
तो ऐसे में हम जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे विद इन लिमिट T1 एंड T2, दो टेम्परेचर्स, दैट इज CV डेल्टा T विच इज इक्वल टू V1 V2, so R upon V हाँ हाँ तो ये आ जाएगा हमारा RT अपॉन V डेल्टा V। सुनते जाइए, इसको जब सॉल्व करेंगे सो इट इज CV ln ऑफ T2 अपॉन T1 विच इज इक्वल टू माइनस P ln ऑफ V2 अपॉन V1। ऑब्वियसली क्योंकि RT अपॉन V इज P, RT अपॉन V इज P, ठीक है। सुनते जाइए, सो ऐसे वी कैन से नाउ यहां पर ln of T2 upon T1 is equal to ln of V2 upon V1 raised to power माइनस R अपॉन CV। ये जो रिलेशन आया है मैं यहां पर अभी नहीं कुछ कर रहा हूं, आप ऐसे नोट कर लीजिएगा इसको। हाँ हाँ, लेकिन यहां पर मैं आपको दो टर्म्स बता दूं, दैट इज कि हमें ये आया, एक तो रिलेशन है CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और दूसरा CP अपॉन CV इज इक्वल टू गामा। डिराइव में कराऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज के लेक्चर में ही बात कर लूंगा उससे, आप जस्ट नोट कर लें, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1, जिसको हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट T2 इंटू V2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T1 इंटू V1 गामा माइनस 1। आप जस्ट नोट कर लें, ठीक है। सो मतलब एक तरह से T V गामा माइनस 1 is a constant value and PV raised to power gamma is also a constant term। है गामा, ये गामा है। अच्छा, तेरे को ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रीमिंग आ रही है, ओके। फीस जमा कराई तूने? मतलब जब जो है आपकी फीस ड्यू होती है ना, लास्ट 3 दिन रह जाते हैं, तो ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रीमिंग आने लगती है। हाँ शायद। So this is the new technology which we have introduced.
अच्छा, स्क्रीन भी ज्यादा ब्राइट आ रही है। हाँ, हमें अगली फीस का लालच रहता है ना, तो इसलिए हम स्क्रीन ब्राइट कर देते हैं कि बच्चों को परेशानी ना हो। ठीक है, अच्छा सुने अब आप सुने, अब यहां पर देखते जाइए प्लीज। इसमें एक बात तो है, दैट इज we know work done is equal to minus P external डेल्टा V। ठीक है, और as P external is equal to pressure of the gas, तो हम ये भी कह सकते हैं कि W is equal to माइनस प्रेशर ऑफ द गैस डेल्टा V, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है ये। और साथ में अभी जैसे हमने यहां पर कांस्टेंट कहा के, इट इज कांस्टेंट के, कांस्टेंट की वैल्यूज अलग है, तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू के अपॉन वॉल्यूम रेज टू पावर गामा। ठीक है, सो ऐसे में हमारा ये रिलेशन हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस के अपॉन वॉल्यूम रेज टू पावर गामा इंटू डेल्टा V। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट इट इज इक्वल टू के इंटू V2, ये V1 एंड V2 के बीच में V2 1 माइनस गामा माइनस V1 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। अभी आप सीधे सीधे नोट करते जाइए। ठीक है, अच्छा, और साथ में हमने ये भी पढ़ा है एज हमारा K इज P1 V1 रेज टू पावर गामा विच इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा। तो ऐसे में हम जो है K की जगह इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो K की जगह जब लिखेंगे तो हमारा W आ जाएगा, W इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू पावर गामा इंटू V2 1 माइनस गामा एंड देन माइनस P1 V1 रेज टू पावर गामा इंटू V1 1 माइनस गामा, दैट इज अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, सो ये तो कट ही हो जाएंगे, ये कट हो गए, सो दैट मींस W इज इक्वल टू, मतलब कट पावर्स हुई, सॉरी। ठीक है, ये कट, तो यहां पर रेज टू पावर 1 हो गया ना, सो हमारे पास आ जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। आप सीधे सीधे वर्क डन इसको भी याद कर सकते हैं। देखो कोई बात नहीं, देखो आप सबसे पहले ये बोलो आपको ये समझ में आया। देखो मैंने डिराइव करके कराया है, ये मत बोलो, क्योंकि मैंने कहा था डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, W इज माइनस P डेल्टा V, और डेल्टा QV को मैंने जो है यहां पे प्रूव, डेल्टा U को मैंने प्रूव किया कि दैट इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, जो हमने लेफ्ट साइड पे लिखा था, आप देखो वहां पे। ठीक है ना, और ये P डेल्टा V को हमने जो है ऐसे लिखा, ये P है nRT अपॉन V, है ना, वही है, क्योंकि डेल्टा Q तो 0 हो गया, तो डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V।
P को हमने nRT अपॉन V, फिर इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन करके ये n तो कट हो गए, इसको इंटीग्रेशन के साइन ही लगे हैं। अब ये इसकी इंटीग्रेशन हुई, सॉल्व किया, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हम करते आए हैं, ठीक है। nRT अपॉन V इज P, तो मैंने P वापस लिख दिया, इसकी इंटीग्रेशन होगी तो nn ऑफ V2 अपॉन V1 पहले से आ रहा है, सुनते जाओ। अब हमने एक बात कही यहां पे, यहां से थोड़ा सा मतलब जो है ये लगेगा, मैंने कहा कि मैं इन पॉइंट्स को प्रूव करूंगा। मैंने दो इनकी हेल्प से, रिलेशंस की हेल्प से, कि Cp अपॉन Cv इज गामा एंड Cp माइनस Cv इज R, ठीक है। इससे जो है ln ऑफ T2 अपॉन T1 इज ln ऑफ V2 अपॉन V1 रेज टू पावर माइनस R अपॉन Cv, या आप सीधे यहां पे आ जाएं कि इससे जो है T2 अपॉन T1 V1 अपॉन V2 गामा माइनस 1, ठीक है। गामा इज Cp अपॉन Cv का रेशियो, इट्स ए कांस्टेंट, ठीक है, सुनते जाइए। तो यहां पर अब जो है हमारे पास, तो इसको रीअरेंज करके ये रिलेशन आ गई, डेफिनेटली आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट इज गामा माइनस 1, इट इज रेज टू पावर गामा माइनस 1, उसी को तो इधर लाए, ये दो हो गए कांस्टेंट, ठीक है। जैसे ये हमने प्रूव कर दिया, वैसे पीवी रेज टू पावर गामा इज आल्सो कांस्टेंट, आप अज्यूम कर ले, ठीक है। अच्छा, अब सुने, अगेन मैं इसमें वर्क डन इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये तो बिल्कुल आइसोथर्मल प्रोसेस जैसा ही है, ठीक है, ये बिल्कुल सेम बात है। अब प्रेशर ऑफ द गैस, हमने कहा प्रेशर ऑफ द गैस इज के अपॉन बी गामा, ऑब्वियस सी बात है, पी इज कांस्टेंट अपॉन वी रेज टू पावर गामा, मैंने उसको यहां पे लिख दिया, पी की जगह ये लिख दिया, ठीक है। अच्छा, ये डेल्टा वी है, डेल्टा टी नहीं है, डेल्टा वी है, ये डेल्टा वी है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, बस कट कटा के ये रिलेशन आ जाए, ठीक है। तो इतना मतलब है, लास्ट वाले को कर लो, हाँ, आप इतना याद रख लो, ठीक है ना, अपना काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा है, कहां पर ये, हाँ V2 दो बार है, मतलब क्योंकि K की वैल्यू P2 V2 के बराबर आ रही है ना, तो K की जगह K को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो V2 दो बार आना है। ये इसकी कंटिन्यूटी में, फिर इसके बाद ये, हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेकंड इज एडियाबैटिक इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। अब इसमें क्या है, अब डेल्टा क्यू इज 0, दैट यू नो। तो एक तो हम जानते ही हैं कि W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V एंड इट इज P एक्सटर्नल डेल्टा V। इस केस में
P एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू P इंटरनल, तो ऐसे में हम लिख लेंगे इट इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, सीधे सीधे है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, इसको हम V2 कह लें, ये V1 हो गया। अब इसके बाद जो है हमने ऑल्सो हमारा डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा W, क्योंकि डेल्टा Q इज 0 विच इज इक्वल टू, तो ऐसे में W इज इक्वल टू एन CV डेल्टा T, T2 माइनस T1। बोलो सही बात। ठीक है, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम, सो मतलब एक तरह से जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, सो T1 एंड T2, सो वी विल गेट W इज इक्वल टू, ये तो NCV, ये तो कांस्टेंट है, सो इट इज NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, और इट इज इक्वल टू P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा माइनस 1। आप देख रहे हैं दोनों केसेस में वर्क डन का फॉर्मूला सेम आ रहा है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी, है ना। तो अभी आप नोट कर लें इसको, हाँ, वर्क डन इज सेम। हाँ, आइडियाबैटिक का मतलब क्या होता है? आइडियाबैटिक का मतलब ये हुआ कि ना ही हीट अंदर जा रही है, मतलब जैसे अगर अंदर ये मान लो यहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है, अंदर मान लो गर्मी प्रोड्यूस हो रही है, तो अंदर का सिस्टम गर्म रहेगा, बाहर एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, मतलब आप इसको थर्मस फ्लास्क मान लो। अंदर कोई अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है तो अंदर जो है ठंडा रहेगा, बाहर गर्म रहेगा, ठीक है, बट बाहर की गर्मी अंदर नहीं जाएगी। दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट का एक्सचेंज नहीं होना, ठीक है। क्यू कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल। आप नोट कर लें एक बार जो है, ऑनलाइन में कई आ रहे हैं डाउट्स, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि प्लस ऑफलाइन है तो मैं कई नहीं देख पा रहा हूं, बट नो प्रॉब्लम। आप नोट कर ले फॉर्मूला को, ठीक है। इससे तो ये फिर डिकम्पोजिशन में डिफाइन हो जाएगा, ठीक है ना। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर डाउट, लेकिन बाद में पूछ लेना अलग से। अभी बाद में बात करते हैं पलौड़ा सेंटर की। अच्छा, अच्छा, अब द नेक्स्ट थिंग, अब यहां पे कुछ हम एक दो बातें करेंगे फर्स्ट लॉ की, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला है डेरिवेशन ऑफ डेल्टा एच। So from first law of thermodynamics we say कि डेल्टा U is equal to डेल्टा Q plus W, या है ना डेल्टा W ऐसे कह लीजिए, which is डेल्टा U is equal to डेल्टा Q माइनस P डेल्टा V। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, इसको हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज प्रेशर तो कांस्टेंट ही, डेल्टा लगाया नहीं उसके आगे, इट इज डेल्टा क्यूपी। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यूपी माइनस पी डेल्टा वी। ठीक है, अब दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बात कही थी कि हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एंथैल्पी। सो वी कैन से कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी, और साथ में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल डेल्टा डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ध्यान में रखिएगा। एक बात आसानी से समझ आ गई ये बात। ठीक है, दूसरा, प्रूव Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। तो Cp माइनस Cv आर के बराबर होता है। अभी मैंने आपको बोला था कि थोड़ी देर में हम बात करेंगे कि Cp माइनस Cv हमने आर के बराबर लिखा। सो देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम इस रिलेशन को यूज कर लेते हैं। डेल्टा एच क्या हुआ, एन सीपी डेल्टा टी, अभी हमने लिखा था, अभी डिराइव कराया मैंने आपको ना, डेल्टा एच डेल्टा क्यूपी एन सीपी डेल्टा टी, और डेल्टा यू क्या हो गया, एन सीवी डेल्टा टी, और पीवी क्या होता है, एनआरटी। सो लेट इट बी एनआर डेल्टा टी, क्योंकि प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, सो पी डेल्टा वी वॉल्यूम में चेंज टेम्परेचर के कारण ला रहे हैं, डेल्टा वी है ना, तो इधर डेल्टा टी लिखा, एन आर डेल्टा टी, डन। अब देखो यहां पर एन एंड डेल्टा टी कट हो जाएंगे, तो आ जाएगा कि Cp इज इक्वल टू Cv माइनस आर, आ जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर। एक मिनट, ये प्लस है, ठीक है, इज इट ओके। सो Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर जो है, ये भी हमने बड़े आराम से प्रूव कर लिया। कोई डाउट यहां तक, इजी, नोट कर ले।
ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग, तो अभी हम फर्स्ट लॉ से बाहर निकल रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड व्हाट इज देयर इन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले कि मैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात भी करूं, हम बात सबसे पहले करते हैं लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली बात तो यह है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स ओनली विद एनर्जी। ये सिर्फ एनर्जी की बात करता है। डेल्टा यू भी एनर्जी है, डेल्टा क्यू भी एनर्जी है, ठीक है, डब्ल्यू भी एनर्जी है, ठीक है। किसकी? अरे जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, उसकी एप्लीकेशन अभी कोई 2-3 लेक्चर्स के बाद स्टार्ट होगी, फिर एंड एप्लीकेशंस के साथ ही होगा। बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, मतलब हमारे सिलेबस में ये मान लो कि 75% फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही। ये मैंने थर्मोडायनेमिक्स वाला हिस्सा कराया। दरअसल इस टॉपिक के दो हिस्से हैं, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। जो सारी थर्मोकेमिस्ट्री है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशंस फिर से आएंगी। ये तो मैंने वो कराई जिनका हमें मतलब था, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई ये लॉ सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करता है। इसके लिए दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ठीक है, उसका जो कॉज है दैट इज एनर्जी। मतलब cause behind every process is energy, which is not true. अब पहली बात ये देखना है कि भैया ट्रू क्यों नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को हम आगे बढ़ाने से पहले, सबसे पहले हम जितने भी हमारे दुनिया में प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ हमारी बेटर बन जाएगी, ठीक है। सो अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस लिखें तो यहां पर दो टाइप्स के प्रोसेसेस हैं। स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। अब बात, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ना वो अपने आप होता है। ठीक है, ये अपने आप होता है, जबकि रिक्वायर्स कंटिन्यूअस एनर्जी सप्लाई। मतलब एग्जाम्पल देखें, water falling from higher level to lower level,
है ना। झरना जो है, पानी ऐसे अपने आप झरने में नीचे गिरता है, नहीं? उसके लिए कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, पानी नीचे अपने आप गिरेगा, आपको कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। जबकि दूसरी तरफ अगर आपको एक बिल्डिंग के ऊपर जो है पानी पहुंचाना है इस पानी की टंकी में, तो आप जो है पाइप के सहारे अगर चढ़ाएंगे तो नीचे यू नीड ए मोटर, सही बात है? ऐसा होगा कि नहीं? अगर आपको पानी ऊपर चढ़ाना है इस टंकी में तो क्या होगा, आपको लगातार एनर्जी की सप्लाई चाहिए। दैट मीन्स पानी का ऊपर चढ़ाना इज नॉन स्पॉन्टेनियस, लगातार वो भी हो सकता है लेकिन जब तक आप एनर्जी दे रहे हैं। और पानी का नीचे आना इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग की कोई बात नहीं है। जैसे आपने लकड़ी जलाई, माचिस लगाई पहले आपने, लेकिन फिर लकड़ी खुद जली, वो भी स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे प्रोसेसेस जो या अपने आप होते हैं या स्मॉल इनिशिएशन के बाद खुद ब खुद रन होते हैं, उनको हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस बोलते हैं। लेकिन ऐसे प्रोसेसेस जिनमें आपको लगातार सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हो गए। ठीक है, मतलब जैसे आप फ्रिज में खाना ठंडा कर रहे हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। गैस से आप खाना पका रहे हैं, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो इसलिए आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस की अब लिस्ट आपके दिमाग में बैठने लग गई है ना। तो अब एक चीज मैं और लिखवा रहा हूं यहां पर कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस हैं उनके लिए डेल्टा जी जो है दैट इज लेस देन जीरो, मतलब वो नेगेटिव होता है। ठीक है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी इज मोर देन जीरो। डेल्टा जी का जिक्र आया तो है एक दो बार, अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में वो भी इंट्रोड्यूस करेंगे। बट आप लिख लें क्योंकि यहां पे लिखना जरूरी है, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी जो है डेल्टा जी से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। लेकिन डेल्टा जी का जिक्र आएगा थर्ड लॉ में। इज दैट ओके? समझ आ रही है बात? ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके का टॉपिक है ना ये, है ना? है बोरिंग टॉपिक है? नहीं, थोड़ा सा एक दो लेक्चर्स बोरिंग है, फिर से इंटरेस्टिंग हो जाएगा। है थ्योरेटिकल काफी है। देखो, अगर कई लोग तो इसको बहुत इंटरेस्टिंग बोलते हैं, अगर उनका मन जिसको बोलते हैं कि लग जाए, है ना, कि भाई अगर वो थर्मोडायनेमिक्स को जो है, ठीक है, मतलब जिसमें आप ज्यादा, हाँ जैसे समवन इज सेइंग, ठीक है, कि भाई हाँ उसको इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि ये घर में बैठा हुआ है, आज पकौड़े तले होंगे मम्मी ने, ये खाते खाते देख रहा है थर्मोडायनेमिक्स, इसको इंटरेस्टिंग लगेगा ये। ठीक है, हैं? पॉपकॉर्न? पॉपकॉर्न के साथ और क्या? हाँ हाँ, तो अच्छा, तो अब चलिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस में मैं जो है सच में मस्त है सर। 9 इन्हें हो गया ना, भगवान ने सबकी इच्छाएं पूरी कर दी इस बार। हाँ सही बात है। बस तो ऐसे ही
हाँ हाँ बिल्कुल, MDH वाले जो है। हाँ सही बात है, कोरोना खतरनाक है। हाँ तो तू अच्छी क्वालिटी की धूप अगरबत्ती करता रहे, 8-9 महीने क्या बता कोरोना और निकाल दे तेरे, ठीक है, घर के अंदर ही है। हाँ हाँ सही बात है, जैसे तुम लिखते हो उसमें तो कागज की वेस्टेज ही है, हैं? हाँ हाँ सही बात है। नहीं, हमने तो 2 साल पहले इवन एक थॉट दिया था कि हम स्टूडेंट्स को टैब ही दे देंगे, मतलब टैब का कॉन्सेप्ट था। नहीं नहीं नहीं, हमने सीरियसली सोचा था, क्योंकि हमें तो परचेज करने थे ना, हमें मतलब जो है स्टूडेंट्स को नई एडमिशन पे डिस्ट्रीब्यूट करने थे। हाँ फ्री में बिल्कुल। अच्छा सुनिए, अब यहां पर एक जो नया फैक्टर आ गया, ठीक है, हम उसकी बात को समझेंगे। जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा सा हम और लिमिटेशन देखते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि जो वाटर वेपर्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जो मैं तुम्हारा यार कमेंट मिस कर गया, सॉरी, फिर से डाल दे, मैं देख रहा हूं। अच्छा, और जो लिक्विड वाटर है उसकी एनर्जी थोड़ी कम होती है। सर टिल द टाइम बीइंग फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड, फ्रिज। ये क्या आगे फ्रिज वाला क्या लिखा तूने? खैर जब मैं देख लेता हूं, एक मिनट। So till the time food is being prepared, energy is required. Also in fridge, energy isn't energy continuously used. And water there is role of potential energy, kinetic energy. हाँ यार सही बात है, तेरे को भारत रत्न मिलना चाहिए ये ज्ञान के लिए, सही बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो देखो, अब एग्जांपल दे रहा हूं मैं, चलो अब मेरे एग्जांपल्स, मान लो इस एक कंटेनर में H2 गैस है, दूसरे में N2 गैस है। हमने अभी दोनों को अलग रखा हुआ, दोनों का प्रेशर सेम है, एक एटमॉस्फेयर एक एटमॉस्फेयर, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है। मान लो इसका रंग नीला है, इसका रंग लाल है, रंग भी दे देते हैं इनको। अब जब हम इसको ओपन करते हैं तो क्या होगा? सेम प्रेशर पे, लेकिन जब हम ओपन करेंगे तो क्या होगा? ये लाल रंग की गैस इधर भागेगी, नीले रंग की इधर भागेगी। भाई क्यों भाग रही है? अब बताओ इसमें एनर्जी का क्या रोल है? दोनों गैसेस जो है मिक्स हो रही हैं, एनर्जी का क्या रोल है? भाई वाटरफॉल में तो चलो तुमने पोटेंशियल एनर्जी वर्ड बोला, ठीक है तो वो स्पॉन्टेनियस ही। भाई तब पानी का ऊपर जाना ये स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं हुआ? तो मैं मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में ही कह रहा हूं ना, भले ही वो ग्रेविटेशनल के कारण हो रहा है, बट आप नहीं लगातार दे रहे हैं ना,
ठीक है। अच्छा, नहीं डिफ्यूजन हो रहा है, बात यह है डिफ्यूजन क्यों हो रहा है। डिफ्यूजन को होने के लिए एनर्जी कहां से मिल रही है, कोई एनर्जी नहीं मिल रही। पहले भी प्रेशर उतना ही था, बाद में भी प्रेशर उतना ही है? तो पहले भी उतनी थी, बाद में भी उतनी है, लेकिन रैंडमनेस कोई एनर्जी तो नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, ऐसे ही अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात माने, उसमें तो टेम्परेचर का कहीं भी जिक्र नहीं किया है। उसने कहा कि कोई भी प्रोसेस है वो सिर्फ एनर्जी के कारण होता है। ठीक है। अब जैसे आप देखें, किसी प्रोसेस की डायरेक्शन आप सिर्फ टेम्परेचर से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अगर पानी को -5 डिग्री सेल्सियस पे रखें तो अपने आप वो बर्फ बना देगा। ठीक है। उसी पानी को अगर +5 पे रखो तो जो बर्फ बनी है वो वापस पानी बन जाएगी। तो हम कैसे कहें कि पानी की अपनी डायरेक्शन कौन सी है, कि पानी से बर्फ बनने की है कि बर्फ से पानी बनने की है? भाई इस प्रोसेस की कोई डायरेक्शन, हमने एनर्जी नहीं दी, हमने टेम्परेचर ही चेंज किए हैं बस। हम एनर्जी नहीं दे रहे, हमने थर्मोस्टेट में जैसे रखा, ठीक है ना। तो वही प्रोसेस जो है डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पर। अच्छा, तो यहां पर एक जो फैक्टर आता है ना, जैसे उसने रैंडमनेस वर्ड यूज किया, तो रैंडमनेस से ही रिलेटेड वो टर्म है जिसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। नाउ हाउ डू वी डिफाइन दिस एंट्रोपी? सो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द पैरामीटर used to measure नहीं, extent of randomness of the system is called entropy, and thermodynamically delta S is equal to delta Q reversible upon T। ये भी आप लिख लें कि heat exchange between system and surrounding at constant temperature is called entropy। तो अब ये रैंडमनेस को अगर हम समझने की ट्राई करें, जैसे देखें रैंडमनेस जो है, हम कुछ एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे पहला, एंट्रोपी ऑफ वाटर इज मोर देन एंट्रोपी ऑफ आइस। लगता है कि ये कहां से हो गया। अच्छा सुनिए मेरी बात, यहां पर क्योंकि वाटर में जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रैंडम, हिल रहे हैं ज्यादा, आइस में पैक्ड है। दूसरा, एंट्रोपी ऑफ H2O वेपर्स इज मोर देन एंट्रोपी ऑफ H2O लिक्विड, और एंट्रोपी ऑफ सॉलिड इज लीस्ट। सही बात है।
ठीक है, आप समझते जाएं कुछ एग्जांपल्स, ताकि हमारे दिमाग में एक फीलिंग बन जाए कि व्हाट एंट्रोपी इज। ऐसे ही एंट्रोपी ऑफ sugar solution is more than entropy of pure water। प्योर वाटर में अकेला पानी है, जैसे उसमें चीनी मिला दी तो डिसऑर्डरनेस इंक्रीज हो गई ना, रैंडमनेस। जैसे मान लो व्हाइट कलर का पेंट है, अगर उसमें आप थोड़ा सा और कलर डाल दें, आप बोलेंगे यार खराब कर दिया तूने व्हाइट रंग। खराब होना इज, या डिसऑर्डर्ड होना इज रैंडमनेस, है ना। उसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स भी आ गए। जब वो प्योर फॉर्म में है तो दैट इज ऑर्डर्ड, उसकी रैंडमनेस जो है कम है, और जब वो इम्प्योर हो गया तो रैंडमनेस जो है ज्यादा होगी। सुनते जाइए। ऐसे ही फोर्थ वन सुनो, जैसे हमने लिख लिया PCl5 गैसियस गिविंग यू PCl3 गैसियस प्लस Cl2 गैसियस। आप देख रहे हैं यहां पर गैस के मॉलिक्यूल दो हैं, यहां पर एक है, तो इसलिए इस प्रोसेस के लिए डेल्टा S इज ग्रेटर देन 0। जिस भी प्रोसेस में ऐसा होगा उसमें जो है, मतलब प्रोडक्ट साइड पे गैसियस मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे रिएक्टेंट से, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, है ना। अदरवाइज डेल्टा एस नेगेटिव होगा। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा रैंडमनेस का फीलिंग ले लीजिए। जस्ट एक मिनट है। हाँ, अगर मान लो, देखो ना, अगर मान लीजिए हम ले लें कि N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिविंग यू 2NH3, अगर ये हम ले लें तो इसका डेल्टा एस इज लेस देन 0, क्योंकि अब रिएक्टेंट साइड पे जो है ज्यादा गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं प्रोडक्ट के कंपैरिजन। इज इट ओके? ऐसे ही सिक्स्थ एग्जांपल भी ले लेते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड गिविंग यू कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। अब आप देखो प्रोडक्ट में गैस है, रिएक्टेंट में एक भी नहीं है, सो इसके लिए डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन इज ग्रेटर देन 0। आई होप यू आर गेटिंग इट। एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, अगर दोनों में तो डेल्टा एस 0 है, अगर दोनों तरफ बराबर है तो डेल्टा एस 0 है। ठीक है,
अच्छा, अब सुने आप बात। अब आप पैकेज निकालें। पैकेज हर रोज लाना है, मेरे को बोलना ना पड़े हर रोज के लिए। तो कृपया आप अपना पैकेज निकालें। आवाज आ रही है मेरी? और इस पैकेज में सुन लें, अलग अलग होगा। मैं नॉन मेडिकल का बता दूं। पेज नंबर 48 नंबर पेज पे C1 से लेके C13 तक आपने क्वेश्चन करने हैं। C1 से लेके C13 तक, ठीक है? जस्ट ट्राई देम नाउ। C1 से लेके C13 तक, ठीक है? अच्छा, और मेडिकल वाले? अभी डाउट्स नहीं? हाँ एरिन, तू पैकेज लेने नहीं आएगा, ऑनलाइन एक्सपेक्ट करेगा तो पैकेज आ जाए तेरे पास, है ना? मेडिकल वाले भी, अरे मुझे लगता है काफी सिमिलरिटी दिख रही है मुझे। C1 से लेके C13 तक, C1 से लेके C13 तक जो है पेज नंबर 31, C1 से लेके C13 तक जो है आपने करने हैं, ठीक है? 1 मिनट में देखता हूं अगर ये व्हाट्सएप में भेज पाते हैं अभी जो है, ठीक है? आप ट्राई करें, डिस्कस करके जाएंगे हम इनको। राहुल जी,
स्पर्श, कृष्ण, सोमिल, विकास, आदित्य, आदित्य चौधरी, एंजल, प्रेसिडेंट, आयुषी, अस्मी, उत्कर्ष, रौनक, मानव, राजेश, और के बच्चे किसी का नाम नहीं आया। ये क्या बात है?
हेलो गाइस पढ़ लो हेलो गाइस पढ़ लो और एकदम तुम भी करो यार। कोई नहीं आया जब मैं आपके पास अगली क्लास में